हेलो एवरीवन। आज हम लोग द लास्ट लेसन चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, एक कहानी है एक ऐसे देश फ्रांस की जहाँ के दो शहर एल्ज़ेक और लॉरेन फ्रैंको प्रूशियन वार के बाद प्रूशिया के कब्ज़े में आ जाते हैं। प्रूशिया जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया के कुछ शहरों से मिलकर के बना है और जब प्रूशिया ने फ्रांस को अपने कब्ज़े में ले लिया तो उसने फ्रांस के निवासियों को प्रतिबंधित कर दिया फ्रेंच लैंग्वेज बोलने से। तो उस टाइम फ्रांस के एक स्कूल में एक टीचर थे एम हैमिल। उन्होंने मातृभाषा के महत्व को समझाते हुए, उसके इम्पोर्टेंस को, उसके वैल्यूज़ को समझाते हुए अपने स्टूडेंट्स को लास्ट लेसन दिया, जिसकी वजह से इस चैप्टर का नाम पड़ा है द लास्ट लेसन। बहुत ही खूबसूरत कहानी है ये और आप अनुमान लगा सकते हैं कि जब किसी भी देश के निवासियों को उनको खुद की मातृभाषा बोलने से मना किया जाए या रोका जाए तो इसका प्रभाव उनके व्यक्तित्व पे, उनके दैनिक जीवन पे कैसे पड़ता है। आइए शुरू करते हैं। इस कहानी में दो मेन कैरेक्टर हैं, फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर एम हैमिल और उनका नटखट स्टूडेंट फ्रांच। तो इस कहानी को खुद फ्रेंच ने हम सभी को सुनाया। तो शुरू करते हैं। फ्रेंच कहता है कि जब प्रूशियन देश ने फ्रांस को अपने कब्ज़े में लिया, एल्ज़ेक को अपने कब्ज़े में लिया, तो पूरे तरीके से फ्रांस का, एल्ज़ेक का पूरा माहौल बदल चुका था। चारों तरफ सन्नाटा था, लोग अपने घरों से निकलने में भी डरते थे। कुछ दिनों के बाद चीज़ें थोड़ी नॉर्मल होती गईं, स्कूल्स वगैरह खुलने लगे और युद्ध हारने के बाद जब पहली बार फ्रांच अपने स्कूल की तरफ रवाना होता है, घर से स्कूल के लिए निकलता है, तो कहानी की शुरुआत वहीं से कुछ यूँ होती है। फ्रेंच कहता है कि उस दिन सवेरे मैं स्कूल देर से निकला था और मुझे डर था कि मुझे डांट पड़ेगी, स्पेशली इसलिए क्योंकि मेरे जो लैंग्वेज टीचर थे, जो हमें फ्रेंच सिखाते थे, जिनका नाम था एम हैमिल, उन्होंने कहा था कि वो हमसे पार्टिसिपल पे प्रश्न पूछेंगे और मुझे पार्टिसिपल के बारे में कुछ भी नहीं आता था, मुझे उसकी ABCD भी नहीं पता थी। थोड़ी देर के लिए तो मेरे मन में आया कि मैं भाग के दिन भर इधर उधर मस्ती करूं, घूमूं फिरूं, लेकिन मौसम बहुत गर्म था और सुहावना भी था, धूप भी निकली हुई थी, चिड़िया चारों तरफ चहचहा रही थी और प्रूशिया के सैनिक ड्रिल मार्च कर रहे थे। ये पार्टिसिपल के नियमों से कहीं अधिक अट्रैक्टिव लग रहा था। मीन्स फ्रेंच को जो है प्रूशियन सेना का इस तरीके से ड्रिल मार्च करना बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था। लेकिन फ्रेंच के अंदर एक बहुत ही अच्छी बात थी, वो सेल्फ कंट्रोल जानता था, उसे खुद पे कंट्रोल था। इसलिए उसने ड्रिल मार्च को ना देखते हुए स्कूल जाने का फैसला किया और स्कूल की तरफ बढ़ने लगा। जब वो स्कूल की तरफ बढ़ा तो रास्ते में उस शहर का एक एरिया था जिसे
टाउन हॉल के नाम से जाना जाता था। वहाँ पे बहुत सारे लोग बुलेटिन बोर्ड के चारों तरफ खड़े थे, बुलेटिन बोर्ड को घेर करके खड़े थे। बुलेटिन बोर्ड टाउन हॉल एरिया में लगा हुआ वो बोर्ड था जिस पे पिछले 2 साल से युद्ध से संबंधित सभी बुरी खबरें लगाई जाती थी, या यूं कहें बताई जाती थी। जैसे युद्ध में फ्रांस का प्रूशिया की सेना से हारना, जैसे सैनिक अधिकारियों को आदेश मिलना, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें। तो उसने सोचा कि पिछले 2 साल से सभी बुरी खबरें बुलेटिन बोर्ड के ज़रिए हमें मिल रही हैं, अब क्या हो गया? ऑलरेडी हम लोग युद्ध हार चुके हैं, प्रूशियन सेना के कब्जे में हैं, तो अब क्या हो गया? फिर वो बोलता है, फ्रेंच कहता है कि मैं बहुत तेजी से स्कूल की तरफ भाग रहा था, तभी वेक्टर नाम के एक लुहार ने, जो अपने शागिर्द के यानी कि चेले के साथ वहाँ बुलेटिन बोर्ड की न्यूज़ को पढ़ रहा था, उसने मुझे पीछे से पुकार के कहा, अरे बच्चे, ऐसी जल्दी ना करो, अभी तो स्कूल पहुँचने के लिए तुम्हारे पास बहुत समय है। मैंने सोचा कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा है, और मैं हाँफते हुए एम हैमिल के छोटे से बगीचे में पहुंचा। एम हैमिल का बगीचा हमारे स्कूल के ही पास था। वो कहता है कि नॉर्मली जब स्कूल शुरू होता था तो बहुत शोर हुआ करता था, जिसका शोर सड़क तक सुनाई पड़ता था। डेस्कों के खुलने और बंद होने का शोर, अपने हाथों को कानों पे रखकर सभी स्टूडेंट्स का एक साथ लेसन याद करने का शोर, ताकि हम लोग लेसन्स को अच्छी तरीके से समझ सकें। और टीचर्स के डंडे का मेज पे टक टक करना, टक टक की आवाज़ करना। लेकिन आज पता नहीं क्यों सारी चीज़ें शांत थी। शायद इसलिए क्योंकि हम सब प्रूशियन सेना के अधीन हो चुके थे। फ्रेंच कहता है कि मैंने इस बात पे भरोसा किया था कि उस शोर में बिना किसी के देखे मैं अपने डेस्क के पास तक पहुंच जाऊंगा, लेकिन उस दिन ऐसी खामोशी थी जैसे अक्सर संडे की सुबह में हुआ करती है। जब मैंने खिड़की में से देखा तो मैंने देखा कि मेरे सभी क्लासमेट्स अपनी अपनी सीट पे बैठ चुके हैं, और हमारे फ्रेंच टीचर एम हैमिल अपना डरावना डंडा बगल में दबाए हुए इधर उधर टहल रहे हैं। मुझे दरवाज़ा खोलकर सबके सामने एंटर करना था, और आप इमेजिन कर सकते हैं कि मैं कितना शर्मिंदा और कितना डरा हुआ था, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं आज एक बार फिर से हैमिल मुझे पीट ना दें। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एम हैमिल ने मुझे देखा और बड़ी ही दयालुता से मुझसे कहा, अपनी जगह जल्दी से बैठ जाओ छोटे फ्रेंच, हम तो तुम्हारे बिना ही पाठ शुरू करने वाले थे। मैंने बेंच के ऊपर से छलांग लगाई और अपने डेस्क पे जा बैठा। फिर भी मेरे मन में एक डर बना हुआ था। मैंने ये भी नहीं देखा कि मेरे टीचर ने अपना सुंदर हरा कोट, झालरदार शर्ट और छोटी सी रेशमी काली कढ़ाईदार टोपी पहन रखी थी, जिसे वो अक्सर इंस्पेक्शन के दिन या किसी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन या किसी स्पेशल ओकेजन पे पहनते थे। इसके अलावा मैंने पूरे स्कूल को बड़ी ही अजीब तरीके से और गंभीर होते हुए देखा। मुझे चारों तरफ सन्नाटा दिखाई दिया, सभी लोग बहुत परेशान दिखाई दिए। लेकिन मैं ये देखकर सबसे ज़्यादा आश्चर्य में तब पड़ गया जब मुझे मेरे क्लास के लास्ट बेंच पे, जो हमेशा खाली रहता था, उस पे गांव के कुछ लोग चुपचाप बैठे दिखाई दिए। मैंने देखा वहाँ पे बूढ़े हासुर अपनी
ट्रायंगल टोपी पहने हुए, और उनके अलावा हमारे जो पूर्व मेयर थे, पूर्व पोस्ट मास्टर थे, और उनके साथ और भी बहुत सारे लोग वहाँ बैठे थे। सभी के सभी उदास लग रहे थे, और बूढ़े हाशर अपने साथ अपनी पुरानी सबसे पहली किताब लेकर आए थे, जो किनारों पर अंगूठों से मैली हुई थी, और उन्होंने खोलकर वो अपनी गोद में रखा हुआ था, और उस पर उनकी ऐनक पड़ी हुई थी। ऐनक मीन्स चश्मा पड़ा हुआ था। जब मैं इन सब के बारे में हैरान हो रहा था तो एम हैमल अपनी कुर्सी पर बैठ गए, और उसी गंभीर और शांत आवाज में उन्होंने बोला, मेरे बच्चों, ये अंतिम पाठ है जो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। बर्लिन से ये आदेश आया है कि एल्जेक और लॉरेन में केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी। नए टीचर कल से आएंगे और वो तुम्हें जर्मन पढ़ाएंगे। फ्रेंच में आज तुम्हारे साथ मेरा ये अंतिम पाठ है, लास्ट लेसन है। मैं चाहता हूं कि आज का मेरा ये लास्ट लेसन आप सभी लोग बहुत ही ध्यान से सुने। और जब मैंने ये शब्द सुने तो ऐसा लगा जैसे मेरे ऊपर बिजली गिर गई हो। मैं बहुत आश्चर्य में पड़ गया, और तब मेरी समझ में आया, ओह, ये बात है। इसका मतलब है कि टाउन हॉल के बुलेटिन बोर्ड पे यही खबर छपी थी जिसे वहां सुनाया जा रहा था। आज मेरा फ्रेंच का अंतिम पाठ। क्यों? मुझे तो अभी ढंग से लिखना भी नहीं आया था। ये बातें फ्रेंच जो है सोचने लगता है। फ्रेंच सोचता है कि आज मेरा फ्रेंच का लास्ट लेसन है। अरे, अभी तो मैंने फ्रेंच के बारे में कुछ ढंग से सीखा भी नहीं। अभी तो मुझे आगे बहुत कुछ पढ़ना चाहिए। मुझे वहां पर ही रुकना पड़ेगा। यानी मैंने अभी तक जितना कुछ सीखा है, मैं बस उतना ही सीख पाऊंगा। उसके आगे अब मैं फ्रेंच में कुछ भी नहीं सीख पाऊंगा, ऐसा फ्रांज ने सोचा। उसने कहा कि मुझे कितना दुख था कि मैंने पाठ इसलिए नहीं पढ़े थे ताकि मैं चिड़ियों के अंडे खोज सकूं या स्लाइडिंग कर सकूं। मेरी किताबें, मेरी ग्रामर, मेरे जितने भी मेरे देश के संत महात्मा हैं, उनका इतिहास, जो कुछ समय पहले मेरे लिए मुसीबत लगती थी और जिनकी किताबें मुझे टच करने में भी भारी महसूस होती थी, अब वो मुझे मेरी किसी पुरानी दोस्त की तरह, फ्रेंड की तरह लगती हैं, जिनको मैं कभी नहीं छोड़ सकता था। दोस्तों, अब आप ही सोचिए कि जब तक फ्रांस को आज़ादी थी फ्रेंच सीखने की, अपने देश के संत महात्माओं के बारे में जानने की, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने की, तब तक उसने उनमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया। लेकिन जैसे ही उससे इन चीज़ों को पढ़ने की आज़ादी छीन ली गई, उसे इनकी इम्पोर्टेंस, इनकी वैल्यू समझ में आई। फ्रांच कहता है कि अब मुझे मेरी ये किताबें मेरी दोस्त की तरह लग रही हैं और इन्हें छोड़ने में मुझे तकलीफ हो रही है। मुझे अफसोस हो रहा है कि मैं अब इनसे कभी नहीं मिल पाऊंगा। और फिर वो अपने टीचर एम हैमिल के बारे में सोचता है। वो कहता है कि मुझे इस बात से बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, घबराहट हो रही है कि अब हमारे सर एम हैमिल हमसे कभी नहीं मिलेंगे। उनके डंडे, उनका गुस्सैलपन, ये सब चीज़ें मैं भूल गया। मुझे अब ये सारी चीज़ें भूलती नज़र आने लगी कि वो मुझे मारते थे, हमें मारते थे, हमें डांटते थे, हमें फटकारते थे। अब वो खड़ूस, गुस्सैल, सख्त एम हैमिल सर मुझे अच्छे लगने लगे। बेचारे, उसने इस अंतिम पार्ट, लास्ट लेसन के सम्मान में इस संडे को पहनने वाले सुंदर कपड़े पहन रखे थे।
जिसे वो खास मौक़ों पर पहना करते थे। और अब मैं समझ पाया कि क्यों गाँव के ये बूढ़े लोग मेरी क्लासरूम के लास्ट बेंच पर इकट्ठा हुए हैं, बैठे हुए हैं। शायद इसीलिए, क्योंकि उन्हें इस बात की का दुख है, इस बात की तकलीफ है कि वे स्कूल में और अधिक क्यों नहीं गए। हमारे टीचर का उनके 40 साल की ईमानदारी की सेवा का धन्यवाद करने और उनके देश के प्रति देशभक्ति की भावना से प्रेरित होकर शायद ये लोग उन्हें फेयरवेल देने आए थे, उन्हें अंतिम सम्मान देने आए थे। शायद उनके एम हैमिल सर को सम्मान देने का ये एक तरीका था। जब मैं ये सब कुछ सोच ही रहा था तो मैंने अचानक से अपने नाम को पुकारा जाना सुना। अब सुनाने की बारी मेरी थी। एक्चुअली एम हैमिल सर ने मेरे नाम को पुकारा और उन्होंने मुझसे पार्टिसिपल सुनाने के लिए कहा। मैं पार्टिसिपल के उस डरावने नियम को सुनाने के काबिल होने के लिए और बिना किसी गलती के ऊंचे और क्लियर शब्द में सुनाने के लिए क्या कुछ करने को तैयार नहीं था। अब मुझे समझ में आ रहा था कि पार्टिसिपल मुझे पढ़ना चाहिए था, फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में मुझे सीखना चाहिए था, लेकिन मैं तो पहले ही शब्द में अटक गया। पहला शब्द बोलते ही मेरी आवाज़ थम सी गई और अपने डेस्क को पकड़ के मैं खड़ा हो गया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी एम हैमिल सर से आंखें मिलाने की। मैंने एम हैमिल सर को मुझसे बात करते हुए सुना। उन्होंने मुझसे कहा, डरो नहीं बच्चे, मैं आज तुम्हें नहीं डांटूंगा। तुम्हें तो बहुत बुरा लग रहा होगा। देखो, एक बात है, हर दिन हम अपने को कहते हैं, आह मेरे पास तो बहुत टाइम है, मैं कल पढ़ लूंगा। और अब देखो हम कहाँ आ गए। कल कल करते करते आज हम गुलाम हो गए। आज हमें हमारी भाषा सीखने, हमारी भाषा बोलने का अधिकार छीन लिया गया। हाँ, यही तो सबसे बड़ी मुसीबत है। अल्ज़ेक के साथ भी वो सीखना अगले दिन पर टालता रहता है। अब उन बाहर के लोगों को ये कहने का अधिकार होगा, क्या बात है, तुम कहते हो कि तुम फ्रांस के लोग हो, लेकिन फिर भी तुम ना अपनी भाषा बोल सकते हो और ना ही लिख सकते हो। लेकिन छोटे फ्रांस, तुम्हारी हालत इन सब से खराब नहीं है। हम खुद को बहुत बातों के लिए धिक्कार सकते हैं। मतलब हमने अपने जीवन में जिन जिन चीज़ों को छोड़ा है या हमने जिन जिन चीज़ों को कल के ऊपर टाला है, हम उन बातों का पछतावा कर सकते हैं। लेकिन सही समय रहते ही अगर हम सही चीज़ों का इस्तेमाल करना सीख जाएं, जान जाएं, तो ये बहुत ही बेहतर होगा। मैंने एम हैमिल सर को मुझसे बात करते ही सुना। उन्होंने मुझसे कहा कि डरो नहीं बच्चे, छोटे फ्रांस, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, फटकारूंगा नहीं, मारूंगा भी नहीं, क्योंकि अभी जो कुछ भी हो रहा है ना, ये बहुत बुरा है। ये मेरी डांट, मेरी मार, मेरी फटकार से कहीं ज़्यादा बुरा है। क्यों? क्योंकि आज हम प्रूशियन के कब्जे में हैं और आज हमसे हमारी मातृभाषा में बोलने, लिखने और पढ़ने का अधिकार छीन लिया गया। कहते हैं कि देखो एक बात है, हम सभी इंसान अपने आप से हमेशा यही कहते हैं कि हमारे पास बहुत समय है, हम इस काम को आज नहीं कल कर लेंगे, अभी नहीं बाद में कर लेंगे। लेकिन वो अभी और वो बाद कभी लौट कर नहीं आता। और हमारे साथ तो
सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि हम अल्ज़ेक के रहने वाले हैं, उस अल्ज़ेक के रहने वाले जो अब प्रूशियन सेना के कब्जे में है। अब ये बाहरी लोग, ये प्रूशियन के लोग हमसे कहेंगे कि क्या बात है, तुम कहते हो ना कि तुम लोग फ्रांस के हो। अरे, तुमसे तो तुम्हारी बोलने की, लिखने की, तुम्हारी भाषा का प्रयोग करने की आज़ादी हम सब ने छीन ली। लेकिन छोटे फ्रांच, तुम्हारी हालत अभी भी बहुत ख़राब नहीं है। हम खुद को बहुत सारी बातों के लिए कोसते हैं, धिक्कारते हैं कि हमने सही वक्त पे ये काम क्यों नहीं किया। लेकिन ऐसा नहीं है। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे माता पिता तुम्हारे पढ़ाने को बहुत इच्छुक थे। उनकी बहुत इच्छा थी कि तुम बहुत पढ़ो लिखो। वे तुम्हें किसी खेत या किसी मिल में काम करते नहीं देखना चाहते थे। इसीलिए वो थोड़ा थोड़ा धन इकट्ठा करके तुम्हें पढ़ा रहे थे, ताकि तुम पढ़ लिख करके किसी काबिल बन जाओ और उनसे बेहतर जिंदगी जियो। लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हारे इस ना सीखने के लिए मैं भी जिम्मेदार हूं, मैं भी दोषी हूं। उन्हें बहुत अफसोस होता है, एम हैमिल सर को बहुत अफसोस होता है। वो अफसोस करते हैं और अफसोस करते हुए फ्रांस से क्वेश्चन करते हैं। वो कहते हैं कि क्या मैंने कई बार तुम्हें लेसन पढ़ाने की बजाय अपने गार्डन में फूलों को पानी देने के लिए नहीं भेजा था? और जब मेरा मन मछलियां पकड़ने के लिए जाने का होता था तो क्या मैं तुम लोगों को छुट्टी नहीं दे देता था? तो हुआ ना कहीं मैं भी जिम्मेदार। फिर एक बात करते हुए एम हैमिल फ्रेंच भाषा की बात करने लगते हैं। वो कहते हैं कि हमारे देश की भाषा फ्रेंच संसार की सभी भाषाओं से सुंदर है, सबसे अधिक क्लियर और सबसे ज्यादा तर्कसंगत है। हमें इसे याद रखना चाहिए और इसे कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई राष्ट्र गुलाम बन जाता है तो जब तक वो अपनी भाषा से जड़ से जुड़ा नहीं रहता है, पक्की तरह जुड़ा नहीं रहता है, तब तक उनके पास, यानी उस देश के गुलाम नागरिकों के पास अपनी जेल से निकलने की चाबी रहती है। फिर उन्होंने ग्रामर की बुक खोली और हमारा लेसन पढ़ाना शुरू किया। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि ये मेरी समझ में कितनी अच्छी तरह से आ गया। आज सर की बताई बातें मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रही थी। उन्होंने जो कुछ भी कहा वो मुझे बहुत इजी लगा। मैं ये भी सोचता हूँ कि मैंने पहले कभी उनकी बातों को इतने ध्यान से क्यों नहीं सुना, और ना ही उन्होंने कभी इतने धैर्य से, इतनी पेशेंस के साथ मुझे समझाने की कोशिश की। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो बेचारे हमें सब कुछ देना चाहते थे। आज वो हमें फ्रेंच भाषा के बारे में सब कुछ बता देना चाहते थे, जो कुछ भी उन्हें आता था, और एक ही बार में वो उन सभी नॉलेज को हमारे दिमाग में भरना चाहते थे। ग्रामर के बाद एम हैमिल सर ने हमें राइटिंग के चैप्टर्स सिखाए। उस दिन एम हैमिल सर हमारे लिए बहुत सारी कॉपियाँ लेकर के आए थे जो बिल्कुल नई थी, जिसमें सुंदर सुंदर गोल हैंड रिटन कुछ वर्ड्स लिखे हुए थे। वो वर्ड्स थे फ्रांस एल्ज़ेक, फ्रांस एल्ज़ेक। वे उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे हमारे डेस्कों के ऊपर डंडों में लगे छोटे छोटे झंडों की तरह स्कूल के कमरे में सभी ओर लहरा रहे थे। आप देखते हैं कि किस तरह सब कोई काम में लगा था और वहां कैसी शांति थी। एकमात्र जो आवाज आ रही थी वो कागज पे चलते हुए कलम की थी। हम लोग जब उन कॉपीज पर लिख रहे थे तो हमारे पेन के चलने की आवाजें हमारे कानों में बिल्कुल क्लियर सुनाई दे रही थी।
क्योंकि चारों तरफ सन्नाटा था। एक बार कुछ भंवरे उड़ करके आए, लेकिन उनकी ओर किसी का भी ध्यान नहीं गया। सबसे छोटे बच्चों ने भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, जो मछली के कांटों के चित्र को खींचने में लगे हुए थे, जैसे कि वो भी फ्रेंच हो। छत पे कबूतर धीरे धीरे गुटरगू कर रहे थे और मैंने अपने मन में सोचा कि क्या वे इन कबूतरों को भी जर्मन में गाना गवाएंगे। जब कभी भी मैंने अपनी नज़र इधर उधर उठाई तो मैंने देखा कि एमएमएल सर अपनी कुर्सी पे बिना हिले डुले बैठे हुए हैं। वो एक के बाद एक इधर उधर सभी चीज़ों को बड़े ही ध्यान से टकटकी लगाए देख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो इन सभी चीज़ों की फोटो अपने माइंड की मेमोरी में कैद कर लेना चाहते हैं, खींच लेना चाहते हैं। स्कूल के उस छोटे से कमरे की हर एक चीज़ कैसी लगती थी, वो अपने माइंड में इसका एक स्केच बना लेना चाहते थे। जरा सोचिए, 40 वर्ष तक वो इस स्कूल में थे। उनका बगीचा खिड़कियों के ठीक बाहर था और उनकी क्लास उसके ठीक सामने, हमेशा से इसी क्लासरूम में थी। फर्क था तो सिर्फ इतना कि इन 40 सालों में उस क्लास की डेस्क और बेंचेस घिस चुके थे और घिस करके चिकने हो चुके थे। बगीचे में अखरोट के पेड़ लंबे हो गए थे और होप वाइन बेल जो उन्होंने खुद लगाई थी, खिड़कियों से लिपटकर छत पर पहुंच गए थे। और इन सब चीजों को छोड़कर जाने की सोच से ही बेचारे एमएमएल सर का दिल टूट चुका था। जब उन्होंने अपनी बहन को अपना ट्रंक लगाते हुए देखा तो उन्हें बहुत तकलीफ हो रही थी। क्यों? क्योंकि अगले ही दिन उन्हें ये देश छोड़ करके जाना था। लेकिन उनमें हर पाठ अंत तक सुनने का साहस था। फ्रेंच कहता है कि लिखने के बाद हमारी हिस्ट्री की पढ़ाई शुरू हुई और फिर छोटे बच्चे ने ब बे बो सुनाया और कमरे में सबसे पीछे बैठे हुए हौसर ने अपनी ऐनक, अपने चश्मे को लगा लिया और दोनों हाथों में अपनी पहली किताब पकड़कर उनके साथ अक्षरों को पढ़ने लगा। आप देख सकते थे कि वो भी रो रहे थे। उनकी आवाज़ में भी बहुत भावुकता थी और उनकी ज़बान लड़खड़ा रही थी। और उनको सुनकर उस समय हंसी आनी चाहिए थी, लेकिन उस पल हम सब हंसने की बजाय रोना चाहते थे। मुझे वो अंतिम लेसन, वो लास्ट लेसन बहुत अच्छी तरीके से याद है। अचानक से चर्च की घड़ी में 12 बजे और फिर एंजेलस ने उसी क्षण उन ड्रिल करते हुए प्रूशियन सैनिकों के लौटते समय हमारी खिड़कियों के नीचे अपने हॉर्न्स बजाने शुरू कर दिए। एम हैमिल सर कुर्सी से खड़े हो गए। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था। मुझे कभी भी वो इतने लंबे नहीं दिखाई दिए। उन्होंने बोला, मेरे दोस्तों, मैं, और ये बोलते हुए उनका गला रूंध सा गया। वो आगे कुछ भी नहीं बोल सके। फिर वो ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़े, चौक उठाया और अपनी पूरी ताकत लगाकर वो जितना बड़ा लिख सकते थे उन्होंने लिखा, फ्रांस जिंदाबाद। फिर वो रुक गए, अपना सिर दीवार से टिकाकर बिना एक शब्द बोले उन्होंने अपने हाथ से इशारा करते हुए कहा, स्कूल की छुट्टी हो चुकी है, आप सभी जा सकते हैं। तो गाइज, ये थी स्टोरी लास्ट लेसन। इस कहानी को पढ़ने के बाद शायद आपको ये समझ में आया हो कि अपनी मातृभाषा
कितनी महत्वपूर्ण होती है। उसके बिना हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में असमर्थ होते हैं। दोस्तों, अगर आपको फ्लैमिंगो बुक की ये स्टोरी द लास्ट लेसन की समरी पसंद आई तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत जल्दी अगली वीडियो के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए गुड लक, बाय बाय।